हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपना एक नया चैप्टर क्लास 10 का 10th क्लास का शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है अनुवंशिकता एवं जैव विकास। अनुवंशिकता एवं जैव विकास, जिसको हिंदी में हेरिडिटी यानी इवोल्यूशन कहते हैं। इससे पहले हम लोग कुछ चैप्टर्स देख चुके हैं बेटा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, अगर आपको मेरा समझाया हुआ समझ आ रहा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे दिए हुए लिंक पर आप क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा बच्चे अनुवंशिकता एवं जैव विकास। देखो बच्चे, यहाँ पर दो टर्म्स है, एक अनुवंशिकता है और एक है जैव विकास। हाँ, इस बार के सिलेबस में हमें जैव विकास को नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ अनुवंशिकता के बारे में बात करनी है। अनुवंशिकता होती क्या है बेटा? अनुवंशिकता होती है विभिन्न लक्षणों का पूर्ण विश्वसनीयता के साथ वंशागत होना। मतलब अर्थात इसका मतलब ये हुआ बेटा कि माता पिता से उनके संतानों में लक्षण का हस्तांतरण होना। मतलब जैसे पेरेंट्स है, माता पिता है, तो उनसे कुछ कैरेक्टर्स, जो जीन्स, जो जेनेटिक कैरेक्टर्स है, वो माता पिता से किस में आते हैं बेटा? बच्चे में आते हैं। तो इनका जो ये ट्रांसफ़र होता है, जो ये स्थानांतरण होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन, मतलब बच्चों से माता पिता से बच्चों में जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, इनको हम कहते हैं अनुवंशिकता। मतलब द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। मतलब इन कैरेक्टरिस्टिक्स का, लक्षणों का माता पिता से किस में आना? बच्चों में स्थानांतरित होना, इसको हम कहते हैं अनुवंशिकता। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी बेटा कि जो अनुवंशिकता है वो किस में होती है? अनुवंशिकता जो पेरेंट्स होते हैं उनके सेक्स शेल्स में होती है। सेक्स शेल्स मतलब उनके जो लिंग कोशिकाएं होती हैं, मतलब अंडाणु और शुक्राणु, उनमें क्या होते हैं? अनुवंशिकता के जो लक्षण होते हैं वो उनमें होते हैं। जनन के दौरान जो सेक्स सेल्स होती हैं, जो आपके गैमेट्स होते हैं, मतलब जो अंडाणु और शुक्राणु होते हैं, माता और पिता से उन लक्षणों को लेकर किस में आते हैं? बच्चे में आते हैं। तो वहीं से इनका स्थानांतरण होता है, क्योंकि ये माता पिता से बच्चे में ट्रांसफर हो रहे हैं, इसीलिए इनको कहते हैं अनुवंशिकता। क्या कहते हैं? अनुवंशिक लक्षण कहते हैं इन्हें। मतलब जो माता पिता से बच्चों में आए हैं। अब बहुत तरीके की वेरिएशंस, विभिन्नताएं होती हैं। जनक और संतति। जनक होता है माता पिता जो जन्म देने वाले, संतति मतलब उनकी संतान। बहुत जनक और जो संतति है के लक्षणों में असमानता की अवस्थाएं। अब कुछ असमानता भी होती हैं, कुछ समानताएं भी होती है। जैसे बेटा दो तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एक कैरेक्टरिस्टिक्स वो होते हैं, एक लक्षण वो होते हैं जो एनवायरनमेंट से हमें मिलते हैं। एनवायरनमेंट मतलब जैसे वातावरण से हमें मिलते हैं। जैसे कोई डॉग है, कोई कुत्ता है, अगर उसकी पूंछ काट दें तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके जो बच्चे पैदा होंगे उनकी पूंछ नहीं होंगी, क्योंकि ये क्या है? आपके वातावरण से मिले हुए आपके क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है। ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो जेनेटिक रूप से किसमें? माता पिता में, वही बच्चे में ट्रांसफर होंगे। जो वातावरण की वजह से उसमें चेंजेस आए वो माता पिता से बच्चे में ट्रांसफर नहीं होंगे। जैसे कोई इंसान है, अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके हाथ या पैर कट जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उसके हाथ पैर कट गए हैं तो उसके बच्चे जो होंगे उनके भी हाथ पैर नहीं होंगे। नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि बेटा ये शारीरिक बदलाव है, ये शरीर की कोशिकाओं में बदलाव हुआ है। ये उनकी जनन कोशिका, जेनेटिक मेकअप, जेनेटिक शेल्स में चेंज नहीं हुआ है। तो हमारे पास दो प्रकार की जो विभिन्नताएं हैं वो होती हैं। एक होती है शारीरिक कोशिका विभिन्नता, जिसको सोमेटिक चेंज कहते हैं, सोमेटिक वेरिएशंस कहते हैं। दूसरा है जनन कोशिका विभिन्नता, जिसको हम गैमेटिक वेरिएशंस कहते हैं। तो पहली है आपकी शारीरिक कोशिका, जिसमें मैंने एग्जाम्पल दिया बेटा कि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होते, माता पिता से बच्चे में स्थानांतरित नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये शरीर में हुए बदलाव हैं जो वातावरण की वजह से हम में बदलाव आए हैं। जैसे मैंने अभी एक्सीडेंट वाला एग्जांपल दिया, किसी का हाथ कट गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके बच्चे के भी हाथ नहीं होंगे अगर उसका बच्चा पैदा होता है तो। ऐसे लेकिन जो गैमेटिक वेरिएशंस है, जो जनन कोशिका में जो वेरिएशंस आती हैं, वो हमारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होती हैं? स्थानांतरित होते हैं। इसमें एक छोटा सा डिफरेंस मैंने यहाँ लिखा हुआ है बेटा। जो शारीरिक कोशिका विभिन्नता है वो यह शारीरिक कोशिका में होती है, ये शरीर की कोशिकाओं में बदलाव करती हैं। यह जनन कोशिका में बदलाव करती हैं। यह अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होते हैं, ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाते हैं। जैव विकास में सहायक नहीं होते। जो शारीरिक कोशिका में विभिन्नताएं होती है, ये जैव विकास मतलब किसी की प्रगति, डेवलपमेंट में, जैव विकास में ये सहायक नहीं होते हैं, जबकि ये जैव विकास में सहायक होते हैं, क्योंकि ये जेनेटिकली हमारे
जो कोशिकाएं हैं, जो सेल्स हैं, उनमें बदलाव करती हैं। इन्हें उपार्जित लक्षण भी कहा जाता है क्योंकि ये वातावरण से मिलते हैं, इसीलिए इन्हें उपार्जित मतलब बाहर से अर्जित किए हुए लक्षण होते हैं। जो जैसे कानों में छेद करना, जैसे लड़कियों के कानों में हम छेद करा देते हैं उनको बालियां पहनाने के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके बच्चे जो होंगे उनके ऑलरेडी कान में छेद होगा, नहीं, ये उपार्जित लक्षण है, वातावरण से आया हुआ लक्षण है, तो ये सिर्फ माता में रह जाएगा, उसके बच्चों में नहीं आएगा। ये जो होते हैं ये आनुवांशिक लक्षण होते हैं। आनुवांशिक मतलब ये उनके जेनेटिक मेकअप में चेंज करते हैं, इसीलिए ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो माता पिता से बच्चे में स्थानांतरित होते हैं। जैसे मानव शरीर की लंबाई, कौन बच्चा कितना लंबा जाएगा, कितना छोटा रह जाएगा, कैसा उसका रंग होगा, कैसे उसके बालों का रंग होगा, कैसा उसकी आंखों का रंग होगा, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं किस पर, जनन कोशिकाओं पर। ठीक है बेटा, तो दो तरीके की वेरिएशंस हमने देखी, एक है आपकी शारीरिक कोशिका विभिन्नता, दूसरा आपकी जनन कोशिका विभिन्नता। अब ये वेरिएशंस होती क्या है, इन वेरिएशंस का बेनिफिट क्या होता है, फायदा क्या होता है बेटा? देखो जेनेटिक जो हमारी जो वेरिएशंस होते हैं, जो जनन कोशिका में जो वेरिएशंस होती है, इनके बहुत तरीके के फायदे होते हैं। जैसे कुछ जो स्पीशीज होती हैं, कुछ जो प्रजातियां होती हैं, वो अपने आप को क्या कर लेती हैं बेटा, एडवांस लेवल पे लेके जाती हैं। जैसे एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा ये बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया अपने आप को बेटा सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, इनके जेनेटिक मेकअप में चेंज आता है। जैसे अभी छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, कोरोना वायरस चल रहा है, तो कोरोना वायरस क्या कर रहा है, बार बार अपना स्वरूप बदल रहा है। ये जो स्वरूप बदल रहा है क्यों? क्योंकि ये अपने जेनेटिक मेकअप में चेंज लेके आ रहा है, मतलब ये अपनी जनन कोशिकाओं में बार बार बदलाव कर रहा है, इसीलिए एक नई वेरिएशन के साथ हमारे पास आ रहा है और एक नए वेरिएंट लेकर हमारे पास आ रहा है, जिसकी वजह से हमें बार बार क्या हो रहा है, हमें बार बार उसके खिलाफ क्या दवाइयाँ पैदा करने की जरूरत पड़ रही है, दवाइयाँ बनाने की जरूरत पड़ रही है। तो ये होता है बेटा जेनेटिक मेकअप में बदलाव। ऐसे ही इनके कुछ फायदे भी होते हैं और कुछ नुकसान भी होते हैं। जैसे बैक्टीरियाज हैं, बैक्टीरिया अपने आप को हीट, जैसे बहुत ज़्यादा कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो ज़्यादा टेम्परेचर पे मतलब मर जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो जो बैक्टीरिया वो अपने जेनेटिक मेकअप में चेंज लेके आते हैं और इन वेरी हीट रेजिस्टेंट अपने आप को बना लेते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे भी वो क्या कर लेते हैं, सर्वाइव कर लेते हैं। तो इसके बहुत सारे फायदे भी हैं और नुकसान भी है। अब हम बात करेंगे बेटा, ये जो जेनेटिक वेरिएशंस हम बार बार बात कर रहे हैं, ये होते कहाँ हैं? ये जो जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं बेटा, ये होते हैं बेटा किस पर, क्रोमोसोम्स पर। किस पे होते हैं? गुणसूत्रों पर होते हैं। किस पर होते हैं? गुणसूत्रों पर होते हैं, गुणसूत्रों पर होते हैं। और हम गुणसूत्रों की बात कर रहे हैं तो गुणसूत्रों पर होते हैं लक्षण या विशेषक। इन्हें हम कहते क्या है? ये जो चेंजेस हम बार बार कह रहे हैं, वेरिएशंस हो रही है, इनको हम कहते क्या है? इन्हें हम कहते हैं लक्षण या इन्हें कहते हैं विशेषक। किसी भी जीव की पहचान योग्य विशेषताएं लक्षण कहलाती हैं। लक्षण किसे कहते हैं? किसी भी जीव है, जैसे कि हम कहते हैं कि ये कोई बच्चा है, उसको हम कहते हैं ये अपनी माँ जैसा दिखता है या अपने पापा के जैसा, फादर के जैसा दिखता है, तो ये लक्षण होते हैं। मतलब उनकी विशेषताएं पहचान कर हम बताते हैं, उन लक्षणों को हम पहचान कर ये बताते हैं। तो ये लक्षण और विशेषक ही होते हैं, इनको हम लक्षण कहते हैं या इन्हें विशेषक कहते हैं, जो हमें ये पहचान कराते हैं कि ये कौन है, ये किसके जैसा दिखता है। जैसे ऊंचाई क्या है, मतलब हाइट क्या है बच्चे की, रंग कैसा है, नाक कैसी है, कान कैसे हैं, उसके बालों का कलर कैसा है, उसके बाल सीधे हैं या करली हैं, ये सारी चीज़ें, इनको हम कहते हैं लक्षण या विशेषक। ठीक है बेटा, अब ये जो लक्षण है ये होते कहाँ हैं? लक्षण गुणसूत्र या डीएनए में उपस्थित होते हैं। किसी भी व्यक्ति के गुणसूत्र या उसके डीएनए में ये उपस्थित होते हैं। अब गुणसूत्र क्या होते हैं? गुणसूत्र धागे जैसी संरचनाएं होती हैं बेटा, इस तरीके से धागे जैसी संरचनाएं होती हैं और जो क्या होते हैं हर एक उसमें व्यक्ति में उपस्थित होते हैं। गुणसूत्र सामान्यतः सभी जीवों में वंशानुगत सामग्री है। बिल्कुल बेटा, जो गुणसूत्र होते हैं वो वंशानुगत होते हैं, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। अब देखो बेटा, गुणसूत्र होते कितने हैं? हर एक व्यक्ति में 46 क्रोमोसोम्स मतलब गुणसूत्र होते हैं। तो 46 मतलब 46 होते हैं। मादा और नर और मादा जैसे दो हैं, मतलब ये माता है, ठीक है बेटा, ये माता है और ये पिता है। हर एक बच्चे में जो गुणसूत्र होते हैं वो माता पिता से किस में आते हैं बेटा? बच्चे में आते हैं। ठीक है, तो माता के पास 46 हैं और पिता के पास 46 हैं। माता से 23 गुणसूत्र और पिता से 23 गुणसूत्र किस में आते हैं? बच्चे में आते हैं और मिलकर बन जाते हैं 46। आपको पेपर में अगर पूछा जाता है कि टोटल कितने गुणसूत्र होते हैं तो सभी में 46 गुणसूत्र होते हैं। और अगर आपसे ये पूछा जाए कितने जोड़े होते हैं गुणसूत्रों के, तो वो कितने होते हैं बेटा?
23 जोड़े होते हैं। कितने होते हैं? 23 जोड़े होते हैं। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको ये ध्यान रखना है बेटा, टोटल 46 होते हैं गुणसूत्र, जोड़े में अगर पूछा जाए तो वो हमारे पास 23 जोड़े होते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्रोमोसोम्स होते कैसे हैं। एग्जैक्टली क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर ऐसा होता है बेटा। देखिए यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर दिखाया गया है ये थ्रेड लाइक, इसको धागे जैसे संरचना कहते हैं। और ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये डीएनए के मतलब ऊपर उपस्थित होते हैं, जो जितनी भी हमारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, जीन्स को कैरी करते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि हर एक जो क्रोमोसोम होता है, एवरी क्रोमोसोम हैज़ अ स्मॉल पार्ट जिसको हम जीन कहते हैं। ये छोटे छोटे पार्ट्स जो होते हैं हर एक क्रोमोसोम का, इनको हम जीन्स कहते हैं। और ये जीन्स ही होते हैं, देखो इस तरीके से, इस प्रकार से ये हमारे पास जीन्स होते हैं। हर एक का जोड़ा होता है, ये ऐसे जोड़े में होते हैं। तो 23 जोड़े होते हैं। जो 23 जोड़े होते हैं उसमें से तो जो 22 जोड़े होते हैं बेटा वो हमारी सारी इन्फॉर्मेशन रखते हैं कि आँख कैसे होंगी, कान कैसे होंगे, कबाल कैसे होंगे, हमारी हाइट कितनी जाएगी। जो 23वां जोड़ा होता है वो ये निर्धारित करता है कि जो बच्चा अभी मदर वॉम्ब में है वो बच्चा मेल है या फीमेल है, मतलब वो लड़का है या लड़की है। इसकी पहचान वो 23वां जो पेयर होता है, 23rd जो पेयर होता है वो पहचान करता है। ठीक है बच्चे, तो इसकी बात हम बाद में करेंगे, अभी हम जीन्स की बात कर रहे हैं। तो जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्रों पर क्या होते हैं बेटा? जीन्स होते हैं। छोटे से हर एक जो गुणसूत्र है उसके पास छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स में जीन्स होते हैं। और ये जीन्स ही हैं जो क्या करते हैं, हमारे उसकी इंफॉर्मेशन रखते हैं, हमारे जो डेवलपमेंट है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन रखते हैं। मतलब हमारे बाल कैसे होंगे, हमारे हेयर कलर, आईज का कलर कैसा होगा, स्किन का कलर कैसा होगा, हमारी हाइट कितनी जाएगी, ये सारी इन जीन्स के पास ही क्या होते हैं, इन्फॉर्मेशन होती है। अब हमारे पास दो प्रकार के जीन्स होते हैं बच्चे। जैसे अभी हम बात करने वाले हैं लक्षणों की, हम बात करें तो प्रत्येक हर मनुष्य के पास जीन्स की 2 प्रतियां होती हैं। कितने पेयर? मैंने कहा जोड़े होते हैं तो 2 प्रतियां होती है, एक माता से और एक पिता से आती है, जिन्हें हम एलील भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इन्हें हम लक्षण भी कहते हैं या एलील भी कहते हैं। ठीक है बेटा। तो जनन के दौरान ये जो विभिन्नताएं होती हैं ये इनका संचयन होता है, मतलब माता पिता से ये किस में आ जाती हैं, बच्चों में आ जाती हैं। तो ये जो विभिन्नताएं होती हैं, अब ये जो विभिन्नताएं होती है, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन की हमने बात की थी, उसमें बहुत कम विभिन्नताएं होती हैं, जबकि लैंगिक जनन में सबसे ज्यादा विभिन्नताएं पाई जाती हैं। अब हम जीन्स की बात कर रहे हैं बेटा। सर्वप्रथम जो जोहानसन हैं उन्होंने हमें सबसे पहले किसके बारे में, जीन्स के बारे में बताया था। ठीक है बेटा। तो जो जीन्स की डिस्कवरी किसने की थी? जोहानसन ने की थी। तो जीन्स आनुवांशिकता की एक इकाई है जो प्रजनन के दौरान जनकों से उनकी संततियों के विशेषकों को हस्तांतरित करती है। मतलब जीन्स जेनेटिक क्या करती है बेटा? जीन्स हमारी आनुवंशिकता की एक सबसे छोटी इकाई है जो प्रजनन के दौरान माता पिता से बच्चों में ट्रांसफर होती हैं। अब 23 का जो गुणसूत्र थे वो हमारे किससे आए हैं? माता से आए हैं। और 23 हमारे किससे? पिता से आए। लेकिन अब देखो, अगर कलर का है तो एक कलर का जो गुणसूत्र है वो माता ने दिया, दूसरा कलर जो है वो किसने दिया? पिता ने। लेकिन बच्चे का कलर कौन डिसाइड करेगा? उसके लिए जो जीन्स होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्रभावी लक्षण जिसको प्रभावी जीन कहते हैं, और दूसरा कहते हैं अप्रभावी लक्षण जिसको अप्रभावी जीन कहते हैं। तो 2 तरीके के जीन्स होते हैं हमारे पास, एक प्रभावी जीन्स होते हैं और एक होते हैं अप्रभावी। प्रभावी मतलब प्रभाव बना, अपना प्रभाव दिखाने वाले। ठीक है बेटा। और अप्रभावी मतलब जो अपना प्रभाव नहीं दिखाते। जितने भी कैपिटल अल्फाबेट से लिखे जाते हैं, कैपिटल T, कैपिटल R, कैपिटल Y, जो कैपिटल वाले होते हैं वो हमेशा प्रभावी जीन होते हैं। जो स्मॉल अल्फाबेट्स में स्मॉल T, स्मॉल R, स्मॉल Y जैसे मैंने यहाँ लिखा है, तो ये होते हैं अप्रभावी जीन। जो प्रभावी जीन होते हैं वो होते क्या है बेटा? जीन जो किसी वैकल्पिक जीन के उपस्थिति में किसी भी जीव के रंग रूप को सुनिश्चित करता है। मतलब कोई भी, जैसे एक जो व्यक्ति है तो उसका रंग कैसा होगा, उसका रूप कैसा होगा, उसको दिखाने वाला जो जीन होता है वो प्रभावी जीन होता है। दूसरा जीन होता है अप्रभावी, जो उसकी चाहे वो उपस्थित है। अप्रभावी जीन वो होता है बेटा जो उपस्थित है लेकिन अपनी सामने खुलकर अपने बारे में नहीं बताता। मतलब केवल दूसरे समान, अगर दोनों अप्रभावी जीन हैं तभी हमें ये पता चलेगा कि बच्चा लंबा होगा या छोटा होगा। अगर एक प्रभावी जीन है और एक अप्रभावी जीन है तो हमेशा जो प्रभावी जीन है वो अपने आप वो क्या करेगा? अप्रभावी को ढककर अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को सामने दिखाएगा बेटा। ठीक है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर लेती हूँ। अगर एक कैपिटल T है और एक स्मॉल T है, ये माता से आया है और ये पिता से आया और ये माता से आया है,
तो बच्चे के पास तो देखो हाइट के लिए, उसकी लंबाई के लिए एक कैपिटल टी है मतलब प्रभावी जीन, और एक क्या है अप्रभावी जीन। जब ये दोनों साथ साथ है तो जो कैपिटल प्रभावी जीन लंबी हाइट के लिए अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चे में है तो इसका मतलब ये हुआ बच्चा कैसा होगा, लंबा होगा। कैसा होगा बच्चे, लंबा होगा। यहाँ पर जो छोटे वाला कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको ये बड़े वाला ढक लेगा और कैसा होगा बच्चा, लंबा होगा। लेकिन अगर दोनों ही स्मॉल टी हैं, दोनों ही छोटे हैं, अप्रभावित जीन है, सिर्फ इसी केस में बच्चे की हाइट क्या होगी, छोटी होगी। अगर एक भी कैरेक्टरिस्टिक्स बड़े का है तो बच्चा हमेशा कैसा होगा बेटा, लंबा होगा। तो क्योंकि प्रभावी जीन है इसलिए वो अपना प्रभाव दिखाकर जाता है, तो वो कैसा होता है बेटा, हमेशा बच्चा हमेशा लंबा होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा सम युग्मनजी और विषम युग्मनजी। देखो बेटा, अगर ये दोनों के देखो हमेशा जोड़े में होते हैं गुणसूत्र, अगर ये दोनों एक समान है, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल एक्स, मतलब अगर दोनों ही एलील आपके समान रूप से हैं, तो जब जोड़ी में मौजूद दो लक्षण एलील समान होते हैं तो इसको समयुग्मनजी कहते हैं। अगर जोड़े में उपस्थित जो लक्षण है वो एक प्रभावी जीन है और एक अप्रभावी जीन है, या तो दोनों प्रभावी हो या दोनों अप्रभावी हो, तो वो समयुग्मनजी होता है। अगर एक प्रभावी और एक अप्रभावी है तो इसको बोलते हैं विषम युग्मनजी। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो समझ आ रही हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।